बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स फ़िज़िक्स की ब्रांच है। असल में ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। और मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनकी मोशन को, उनके रेस्ट को, ऑब्जेक्ट के हरकत करने को, ना करने को, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को और उसकी स्टेट्स को हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हो जाती हैं, एक होती है काइनेमैटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। और इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फ़र्क है। काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन हम उनकी फ़ोर्स को डिस्कस नहीं करते, उन पर लगने वाली फ़ोर्स को हम डिस्कस नहीं करते। डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और साथ में हम फ़ोर्स को भी डिस्कस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि काइनेमैटिक्स में फ़ोर्स होती नहीं, फ़ोर्स तो होती है। जैसे एक रेडी वाला सब्ज़ी रख के बेच रहा है और वो अपनी इस कार्ट को धक्का लगा रहा है, अब वो मूव कर रही है, उसकी कुछ ना कुछ रफ़्तार होगी, तो उसके पास रफ़्तार है, उसके पास एनर्जी है और टाइम कंज्यूम कर रही है, वक्त इस पे अप्लाई हो रहा है, फासला भी तय कर रही है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और कहाँ रुकेगी, हम कितना फ़ासला तय कर सकती है, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस इन काइनेमैटिक्स। हालांकि पीछे फोर्स लग भी रही होगी ना, अगर कोई इंसान, जाहिर सी बात है, इसको धक्का लगा रहा होगा, फोर्स हमें पता है लग भी रही होगी, तब भी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी एक ही वजह है, हम फ़ौरन दिमाग में सवाल आता है कि हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फिर फोर्स के साथ क्या दुश्मनी है कि हम काइनेमैटिक्स में इसको डिस्कस नहीं कर रहे, डायनामिक्स में तो कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, सीधी सी बात है। काइनेमैटिक्स आपने अभी मेजरमेंट के बाद चैप्टर पढ़ा है। हमारा असल में रियल फ़िज़िक्स, जो सीरियस फ़िज़िक्स है, वो यहीं से शुरू हो रही है, काइनेमैटिक्स से। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने टॉपिक्स को काइनेमैटिक्स में सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। सिंपल रखने के लिए हम इसकी तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फोर्स को छोड़ देते हैं। ओके, इसके बगैर भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे अभी कि हम काइनेमैटिक्स में किस तरह ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो डायनामिक्स होगा, उसमें फोर्स एंड मोशन होगा। ठीक है, तो उसमें हम फोर्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसमें नए लॉज आ जाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर नए फार्मूले आ जाएंगे। ओके, उनमें फोर्स भी शामिल होगी। तो इस तरह ग्रेजुअली हम फ़िज़िक्स में हम चीज़ों को एकदम उसके सारी लेयर्स को नहीं खोलने शुरू कर देते, प्याज की तरह एक के बाद एक लेयर्स को खोलते हैं। ठीक है, पहले हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते, ऊपर से स्टडी करते हैं, फिर ज़रा और डीप जाते हैं, फोर्स को स्टडी करने लगते हैं, फिर ज़रा और डीप जाते हैं, उसकी एनर्जी को डिस्कस करने लग जाते हैं। तो इस तरह हम फिज़िक्स में चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यहाँ एरोप्लेन दिखाया गया है और इसमें इसके दो यहाँ पे इंजन्स शो हो रहे हैं, बड़े बड़े। ओके, इसमें छोटे नज़र आते हैं, रियल में काफ़ी बड़े होते हैं एंड रियली पावरफुल हैं। ठीक है, इसीलिए शायद इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एरोप्लेन को। व्हील सर्कुलर मोशन में डिस्कस होगा। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं। अब यहाँ से हमारी काइनेमैटिक्स स्टार्ट है। रेस्ट एंड मोशन। काइनेमैटिक्स में हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें दो हालतों में मिलता है ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की कई कैफियतें, हालतें हो सकती हैं। काइनेमैटिक्स के लिहाज से हम बात करें, काइनेमैटिक्स के लिहाज से ऑब्जेक्ट की दो सूरतें हैं, दो हालतों में पाया जाता है। या तो वो रुका हुआ होगा या वो चल रहा होगा। ठीक है, यस सर। या चलेगा या रुकेगा, कोई तीसरा काम काइनेमैटिक्स में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, रुकने चलने के अलावा। अब इनकी हम डेफिनेशन होती है हमारे पास। ठीक है, हम अंग्रेज़ी में, फ़िज़िक्स में हम कहते हैं रेस्ट, रुका हुआ, और चलते हुए को हम कहते हैं मोशन। ये दो स्टेट्स हैं, इनको हम फिज़िक्स में स्टेट्स कहते हैं, हालतें हैं। ऑब्जेक्ट दो हालतों में पाया जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट होगी और स्टेट ऑफ मोशन होगी। काइनेमैटिक्स में हम स्टेट ऑफ रेस्ट को इससे रिप्रेजेंट करेंगे कि v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और उसकी मोशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो नहीं है मतलब या तो प्लस में या माइनस में किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, भले नाखून को देख लें तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, 1 नैनोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। ओके, वैसे
कुदरत की बात अगर हम करें ना, अल्लाह ताला की इस कायनात की बात करें, खुदा की तख्लीक की बात करें, रुकी हुई कोई चीज़ नहीं है इस कायनात में। एब्सोल्यूट रेस्ट, मुतलकन एब्सोल्यूट 100 मतलब 100% रेस्ट किसी चीज़ को भी नहीं है। कोई चीज़ 100% रुकी हुई नहीं है। ठीक है, आगे हम इस बात को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी गहरी बात है। ठीक है, हर चीज़ मूव कर रही है इस कायनात में। ठीक है, हमें कोई चीज़ रुकी हुई क्यों नज़र आती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फिर बंदा सोचता है, अब मेरी बात, इस बात से ना आप थोड़े परेशान होंगे, बोलेंगे ये क्या बात हुई, हम तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं रुकी हुई होती हैं। ठीक है, बकरी सो रही होती है, वो तो रुकी हुई होती है। ठीक है, वो मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कि क्यों हमें चीज़ें रुकी हुई नज़र आती हैं। ठीक है, अभी हम इन दो डेफिनेशंस को देख लेते हैं, इसमें फिर आपके सवाल भी लेंगे। पहले रेस्ट की डेफिनेशन है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position. Okay, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को, एक जिस्म को हम रेस्ट में कहेंगे अगर ये इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे। देखें क्या क्या कहा जा रहा है, इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी जगह ना बदले, पोजीशन कहते हैं जगह को, इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह ना बदले तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। ठीक है, इर्द गिर्द के लिहाज से, ये दो अल्फाज बहुत अहम है। रेस्ट क्या है, इर्द गिर्द के लिहाज से जगह ना बदले। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसका मतलब होता है इर्द गिर्द के लिहाज से। डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी जगह ना बदले, तो उसको हम रेस्ट कहेंगे। मोशन क्या है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन, एक जिस्म को हम हरकत में कहेंगे इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपनी जगह बदले। इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी जगह बदले विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से, तो उसको हम कहते हैं मोशन। तो मोशन में डज़ नॉट नहीं आएगा। ठीक है, और रेस्ट में डज़ नॉट आएगा। ठीक है, चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब आपको देखें कहानी वाज़ेह हो गई ना। ठीक है, वो कैसे कि इर्द गिर्द के लिहाज से चीज़ें रुकी हुई होती हैं लेकिन 100% रुकी हुई नहीं होती। ठीक है, इर्द गिर्द के लिहाज से, मसलन कमरा रुका हुआ है, ज़मीन, कमरा, ज़मीन, दरख्त, उसके बीच में एक बकरी है बंधी हुई है, सो रही है, रुकी हुई है। एक कुर्सी रखी हुई है, अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। कल आएंगे, दरख्त और कमरे की इस दीवार के बीच में अगर हम कुर्सी रख के गए थे, कल आएंगे उसी दरख्त उसी दीवार के बीच में वहीं रखी हुई होगी। ठीक है, हम कहेंगे जी ये तो रुकी हुई है, रेस्ट में। हालांकि ज़मीन, ये सारा कुछ है किस पर, ज़मीन पर, और ज़मीन तो मूव कर रही है। ठीक है, इसका मतलब रुका हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि कुर्सी रुकी हुई है दरख्त के और दीवार के दरमियान, इन दो चीज़ों के दरमियान रुकी हुई है, उस कायनात में नहीं रुकी हुई। कायनात में कोई शय रुकी हुई नहीं है। ठीक है, अभी वाज़ेह होगी ना वो बात, अभी आप खुद फैसला कर सकते हैं मैंने बात सच की थी या झूठ की थी। ठीक है, कि कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है ना। टाइप्स ऑफ मोशन, हरकत की किस्में, अब इसमें हरकत की अक़साम को डिस्कस करेंगे। काइनेमैटिक्स के लिहाज से अब हम मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रेस्ट तो रेस्ट है, उसकी तो टाइप्स नहीं है। मोशन, हरकत की फिर टाइप्स हो जाती हैं हमारे पास। हरकत की 3 टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी की फिर फर्दर किस्में हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? इन ट्रांसलेशनल मोशन, डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ट्रांसलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट इस तरह हरकत करता है कि वो घूमेगा नहीं। इसका मतलब क्या है देखें, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो ओरिएंटेशन है ना वो ना बदले। मसलन देखें, आपने एक गत्ते का टुकड़ा है ना, वो उठा के हवा में उछाल दिया, ऐसे यूँ पकड़ के, यहाँ से ना इस कोने से पकड़ के यूँ उछाल दिया आपने। अब आप देखें कि वो जब मूव करेगा ना, वो जब मूव कर रहा होगा वो साथ में घूम भी रहा होगा, ऐसे ऐसे जा रहा होगा। उसके ये जो कोने हैं इस पे आप नंबर लगा दें 1 2 3 4। जब वो गिरेगा ना तो वो इसी तरह नहीं पड़ा हुआ होगा कि 1 इस तरफ है 2 इस तरफ है, वो इस तरह भी यूँ पड़ा हुआ हो सकता है कि 4 इधर आ जाए।
ठीक है, 1 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए और 3 इधर आ जाए, किसी भी डायरेक्शन में गिरा पड़ा होगा ना, इसकी हरकत को हम ट्रांसलेशनल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रोटेशन थी। लेकिन अगर एक गाड़ी जा रही है सड़क पे, ठीक है, और अगर हम उसके कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 लिख दें, वो आगे जाके कुछ आगे जाके रुकेगी। अब हम देख सकते हैं कि जिन कॉर्नर पे हमने जहाँ जहाँ नंबर लगाए थे वो वहीं पे ही होंगे, है ना। यस। अब गाड़ी की हरकत को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ओरिएंटेशन को हम उर्दू में क्या कहेंगे? ओरिएंटेशन। उसने अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं की। उसने ओरिएंटेशन, उर्दू में आप इसको रुख भी कह सकते हैं, ठीक है, रुख या उसकी फॉर्मेशन, वो जिस फॉर्मेशन में थी, ठीक है, और उसकी वो फॉर्मेशन और उसका जो रुख है, वो जैसे हम किबला कहते हैं, उसने अपना किबला दुरुस्त रखा है, ठीक है। ओके, ये भी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर वो उसकी ओरिएंटेशन बदल गई, घूम रहा है यूँ इस तरह कलाबाजियाँ खा रहा है, फिर उसको हम ट्रांसलेशन मोशन नहीं कहेंगे। ट्रांसलेशन मोशन में ये लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जाए, ठीक है, वो मुड़े हुए रास्ते पर भी जा सकता है, जैसे जहाज़ उड़ता है। लेकिन आपने ये देखा होगा, जहाज़ जब तक उसके विंग्स सलामत होते हैं तो वो अपनी ओरिएंटेशन सलामत ठीक रखता है। अगर उसका रडर टूट जाए, ठीक है, तो फिर जहाज़ की ओरिएंटेशन बिगड़ जाती है, वरना वो अपनी ओरिएंटेशन सीधी रख के ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। जहाज़, जो छोटे जहाज़ होते हैं उनका एक ही होता है, आगे प्रोपेलर लगा होता है। जो थोड़े बड़े होते हैं फिर उनके 2 लगे होते हैं, यहाँ पे प्रोपेलर्स होते हैं। और जो जेट इंजन्स होते हैं उनमें 4 भी होते हैं, उनके विंग्स बड़े होते हैं, उनका फ्यूज़ेलाज बड़ा होता है, ठीक है, तो उनमें 2 या 4 इंजन्स भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंजन्स अमेरिकन B-52 बॉम्बर के होते हैं, उसके 8 इंजन होते हैं। वो दो के B-52 बॉम्बर में 2 के पेयर्स लगे होते हैं, 4 इंजन विंग के इस तरफ होते हैं, 4 इस तरफ होते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा इंजन होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन आपको समझ में आई है कि ऑब्जेक्ट, और इसको मैं फाइनली एक छोटी सी बात आपको और बता सकता हूँ। ट्रांसलेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स होते हैं, मसलन इस एरोप्लेन की मिसाल ले लेते हैं, इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, सारे बराबर मूव करते हैं। ये पॉइंट ए है, इसको कह देते हैं पॉइंट बी, इसको कह देते हैं पॉइंट सी, इसको कह देते हैं डी। जब हम देखेंगे ना कि मसलन ये 100 मीटर आगे गया है, क्या 100 मीटर आगे गया, तो पॉइंट ए भी 100 मीटर गया होगा, पॉइंट बी भी 100 मीटर गया होगा, पॉइंट सी भी 100 मीटर गया होगा और पॉइंट डी भी 100 मीटर गया होगा। तो और ट्रांसलेशनल मोशन में ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स इक्वल मूव करें। अगर ऑब्जेक्ट घूम गया तो आपको पता है कि डी ज़्यादा फासला तय कर रहा होगा और सी कम तय कर रहा होगा, क्योंकि वो पीछे रह जाएगा। अब आपको बात समझ में आई? ठीक है, कि ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स इक्वली मूव करें, बराबर फासला तय करें, ठीक है, इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल की टाइप है लीनियर। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज ना हो, ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करे कि उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज ना हो, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सिंपली क्या कहेंगे इसको? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में सिराते मुस्तकीम पे हरकत करना लीनियर मोशन कहलाता है। स्ट्रेट लाइन में मूव करना, दैट इज़ लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। सीधी लकीर पर जिस्म की हरकत लीनियर मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन, गोल रास्ते के ऊपर, सर्कुलर पाथ पे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। गोल रास्ते पर ऑब्जेक्ट की हरकत, अगर ऑब्जेक्ट किसी नुक्ते का तवाफ़ करे तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, जैसे मुसलमान काबे का तवाफ़ करते हैं, सर्कुलर मोशन है। ओके, तो इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं, मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक फिक्स एक्सिस के गिर्द घूमना, इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक्सिस कहते हैं मरकज़ी लाइन को, एक मरकज़ के गिर्द घूमना, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इट कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। रेंडम मोशन, वो मोशन जिसको प्रिडिक्ट ना कर सकें आप, जिसकी पेशगोई ना हो सके, जिसके बारे में आप ये ना कह सकें अगले सेकंड में कहाँ होगा,
अगले मिनट में कहाँ होगा, उसको रैंडम मोशन कहते हैं, बेकायदा। इसकी मिसाल ये है कि फ़ुटबॉल के खिलाड़ी जब फुटबॉल को खेल रहे होते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि एक खिलाड़ी के पास जब बॉल आ रही है वो किधर पास करेगा, कम चांसेस हैं। ओके, तो या फिर आप यूँ देखें कि स्नूकर जब खेल रहे होते हैं लोग, स्नूकर में जब बॉलों को अरेंज करके रखते हैं और क्यू बॉल जाके उन बॉल्स को हिट करती है, सारी बॉल्स बिखरती हैं। क्या हम बता सकते हैं किसी एक बॉल के बारे में मैं पूछूं कि ये कहाँ पड़ी होगी हिट होने के बाद? नहीं बता सकते, हमें नहीं पता। लूडो का जो छक्का होता है डाइस, उसकी मूवमेंट भी रेंडम है। जब वो गिरता है हम ये नहीं कह सकते कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, उसकी भी मूवमेंट रेंडम मोशन है। सबसे अच्छी मिसाल मक्खी की है। जब मक्खी बैठी हो उड़े, हम नहीं बता सकते कि वो 1 सेकंड बाद किस पोजीशन में होगी। हम ये भी नहीं बता सकते कि वो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में से किस सिमत में जाएगी। एब्सोल्युटली रेंडम, बिल्कुल रेंडम मोशन है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे, द डिसऑर्डर्ड इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेंडम मोशन। बेतरतीब और बेकायदा, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई इंसान फिज़िक्स में हमने ऐसा कानून दरियाफ्त नहीं किया कि हम मक्खी के बारे में बता सकें, हम स्नूकर की बॉल के बारे में बता सकें कहाँ जाएगी, या हम फुटबॉल को बता सकें कि कहाँ जाएगी। ठीक है, इन पे काइनेमेटिक्स के हमारे कोई कानून नहीं बने हुए जो हमें इसके बारे में फ्यूचर बता सकें। अब हम डिस्कस करेंगे रोटेटरी मोशन को। रोटेटरी मोशन रोटेशन से निकला है, और रोटेशन कहते हैं, एक होता है रेवोल्यूशन, 2 लफ्ज़ होते हैं फिज़िक्स में, रिवॉल्व करना, रेवोल्यूशन और रोटेशन। रेवोल्यूशन भी घूमना है और रोटेशन भी घूमना है, लेकिन दोनों घूमने में थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, रेवोल्यूशन वो घूमना है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है ना वो उस बॉडी के बाहर होगा। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो सूरज बाहर है ना, ज़मीन ने सूरज को मरकज़ बनाया जो कि बाहर है और उसके गिर्द घूम रही है, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, और रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है कि ऑब्जेक्ट अपने मरकज़ के गिर्द घूमता है। मरकज़ वो बाहर की चीज़ को नहीं बनाता है, बल्कि अपने आप को मरकज़ बनाएगा, अपने सेंटर के गिर्द घूमेगा, किसी और के सेंटर की तरफ नहीं घूमेगा, उसको कहते हैं रोटेशन। तो ऑब्जेक्ट अपने आप को सेंटर बनाएगा, वो अपने सेंटर के गिर्द घूमेगा, इसको रोटेशन कहते हैं। रोटेशन में अपने सेंटर के गिर्द, तो रोटेशन में ऑब्जेक्ट का सेंटर उसके अपने अंदर होता है, और रेवोल्यूशन में ऑब्जेक्ट का सेंटर उसके बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेटरी मोशन को। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट का सेंटर उसके अपने अंदर होगा। जैसे लट्टू का सेंटर उसके अपने अंदर होता है, साइकिल का पहिया घूमता है, उसका सेंटर उसके अपने अंदर होता है। आप फुटबॉल को देखें, कुछ जो है ना वो फनकार ऐसे होते हैं, फनकारी कर रहे होते हैं इसके साथ, फुटबॉल के साथ, और इसको अपनी उंगली पे घुमाते हैं। ठीक है, तो ये भी रोटेटरी मोशन है। इसका एक और नाम भी, इसको स्पिन भी कहते हैं, स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं, स्पिन करना। जैसे क्रिकेट में भी आपने देखा होगा बॉल स्पिन होती है, तो बॉल कैसे स्पिन हो रही होती है? वो अपने ही गिर्द घूम रही होती है लट्टू की तरह। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पढ़ लेते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स के साथ अगर ऑन लगा दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इट्स ओन एक्सिस, अपने ही मरकज़ के गिर्द घूमना, इज़ कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन, इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, और ये अहम है, आप फिज़िक्स में देखें, ये मोशन बहुत अहम है। आपने देखा ज़मीन के पास दोनों हैं। ठीक है, सूरज और ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है। रोटेशन से डे नाइट बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, इस तरफ दिन होता है और इस तरफ नाइट होती है, रात होती है। ठीक है, और ये स्पिनिंग से बदलती है, डे नाइट बदलता है, और इसके रेवोल्यूशन से क्या बदलता है? साल बदलते हैं, शाबाश। ठीक है, साल बदलते हैं, ये 365 दिनों में। तो ये दोनों किस्म की मूवमेंट पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब आखिरी किस्म है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन ये है कि टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, एक जिस्म की आगे पीछे की हरकत, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मरकज़ी मकाम से, इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। एक मरकज़ी मकाम ले लें आप, ये मरकज़ी मकाम हो गया। अब इससे इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, हरकत करना, आगे पीछे हरकत करना, टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल झूला है। आप झूले को देखें, ठीक है, बच्चा झूला झूल रहा है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। ठीक है,
आपने देखा होगा झूले की एक रेस्टिंग पोजीशन होती है जहाँ पे ये रेस्ट करता है, इसकी मीन पोजीशन होती है, इसको ज़ीरो कह सकते हैं। अब ये इस मीन पोजीशन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फिज़िक्स के लिहाज से झूला पेंडुलम है, इसको फिज़िक्स की ज़ुबान में हम पेंडुलम कहते हैं। और पेंडुलम की मोशन इतनी एक्यूरेट होती है कि इससे घड़ियाँ ईजाद हुई। पहली इब्तदाई घड़ियाँ जो ईजाद हुई वो पेंडुलम से हुई, ठीक है। घड़ी उसी साइंसदान ने ईजाद की थी जिसने टेलीस्कोप ईजाद की थी, गैलीलियो, इटली का वही मशहूर साइंसदान, उसी ने जो है वो पेंडुलम वॉच ईजाद की थी। तो वाइब्रेटरी मोशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ फिज़िक्स। अब कहा जा रहा है कि इनकी क्या मिसाल हैं, आप पढ़ के खुद बता दें कि एक बॉल को ऊपर फेंका जाए तो कौन सी मोशन होगी। तो ये लीनियर मोशन होगी, ठीक है। अगर बॉल को सीधे सीधे ऊपर फेंका जाए, एक लाइन में जाएगी, एक लाइन में आएगी, लीनियर मोशन है। चाइल्ड मूविंग डाउन द स्लाइड, एक फिसलन से नीचे बच्चा जो है वो मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगी। मूवमेंट ऑफ ए प्लेयर, ये फुटबॉल का खिलाड़ी, इसकी रैंडम मोशन होगी। फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की उड़ान, ये भी रैंडम होगी। एथलीट रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर मोशन होगी। और मोशन ऑफ ए व्हील, एक व्हील की हरकत सर्कुलर होगी। और मोशन ऑफ ए क्रैडल, एक झूला, बच्चा झूले में सो रहा है और उसको झूला झुलाया जा रहा है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो very important topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.